Father's reaction after watching result. हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में यार हम 2-4 चीजें हम आराम से डिस्कस करेंगे। देखो, पहली चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका डाइपोल को अच्छी तरीके से समझेंगे और डाइपोल रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। दूसरी चीज डिस्कस करने वाला हूँ डाइपोल की वजह से, अगर डाइपोल को आप रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो स्टेबल और अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम होता है उसे भी समझ लेंगे। तो डाइपोल ओरिएंटेशन कह सकता हूँ मैं उस टॉपिक को, डाइपोल ओरिएंटेशन। तो उसके बाद हम समझेंगे टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे। टॉर्क अगर डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें टॉर्क जो लगता है उसका इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद यार लास्ट में डिस्कस करेंगे यार एनर्जी, टॉर्क से रिलेटेड एनर्जी जो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का, क्लास 12 का। तो यार इस वीडियो के पहले हम इस वीडियो में और आगे चीजें डिस्कस करना शुरू करें, इन चारों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलो जल्दी से बातचीत शुरू करते हैं। डाइपोल की डेफिनेशन आपके सामने, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। पेयर मतलब दो का जोड़ा, एक जोड़ा है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट यानी पोलैरिटी इज डिफरेंट, एक प्लस एक माइनस है। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया। तो क्या हो सकता है, एक दो हमने चार्जेस ले लिए, एक यार हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है, ठीक है। और इनको एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मान लेते हैं डी से सेपरेट कर दिया गया है। ये बन जाता है आपका डाइपोल। ये डिस्टेंस छोटी ही होती है और ये चार्जेस हैं आपके। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं डाइपोल के, आपका जो HF हो जाता है, ये मॉलिक्यूल HF, उसके बाद आपका जैसे H2O हो जाता है। जैसे F बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और H भी आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी इसकी कम होती है, और H2O में वो भी एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है, और ये आपका H फिर सेम हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, HCl भी आपका इसी हेलोजेंस की कैटेगरी में आता है। तो HCl भी आपका एक डाइपोल की कैटेगरी में आता है, डाइपोल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स आते रहते हैं और डाइपोल का बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी है। तो अब हम समझते हैं डाइपोल इन आ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होता है। साथ ही साथ उसके पहले हम ओरिएंटेशन को समझें, उसके पहले हम समझते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसी में आप आ सकता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो यार अब तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन भी तुम्हारे सामने है। अब ये डिफिनीशन क्या कहती है, ये किताबी डिफिनीशन है, पहले मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ, उसके बाद इस डिफिनीशन को पढ़ूंगा। देखो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि आपका जो एक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इक्वल होती है आपके ये जो डाइपोल है इसके किसी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई होता है, और जो डिस्टेंस होती है, जो स्मॉल डिस्टेंस उन दोनों चार्जेस को सेपरेट करती है, इन दोनों चार्जेस की जो सेपरेशन का जो डिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। यानी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्जेस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसी लाइन के अलॉन्ग होती है। किस लाइन के अलॉन्ग होती है, ये जो लाइन इन्हें ज्वाइन करती है इसी लाइन के अलॉन्ग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इतनी बात समझ में आती है। आगे मैं ये बताता हूँ कि तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी क्या है एग्जाम में। जैसे डाइपोल की डेफिनेशन तुम ये लिख सकते हो एग्जाम में, अपने कक्षा 12 के क्लास 12 के एग्जाम में। अब ये बोर्ड एग्जाम में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये अंग्रेजी इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज यू नो। सो अब ये अंग्रेजी वाली भाषा समझते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्जेस टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस। यानी इस अपोजिट जो इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने वाली डिस्टेंस है उसमें मल्टीप्लाई कर दो क्यू का, तो तुम्हारे इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहती है, द डायरेक्शन इज अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल एक्सिस है आपकी, और जो इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की उसके अलॉन्ग होती है, डाइपोल एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ठीक है। फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको किस में समझ में आया, आपको हिंदी भाषा में समझ में आया कि इंग्लिश भाषा में। तो अब ऐसी बात है यार, हिंदी में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अंग्रेजी इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं डाइपोल मोमेंट को, आपने इतना तो देख लिया। अभी हम डाइपोल मोमेंट को में जैसे कि यूनिट भी इसकी होती है यार, कुछ यूनिट भी होती है इसकी। तो यार इसकी जो यूनिट होती है वो कूलॉम मीटर कहलाती है। कूलॉम जो कि आपकी चार्ज की यूनिट है और मीटर जो कि आपकी लेंथ की यूनिट है। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, आपका मीटर, डिस्टेंस को मीटर में नाप सकते हो, तो कूलॉम मीटर इसकी आपकी यूनिट हो जाती है। तो जब भी आप कोई चीज़ किसी भी आप डाइपोल मोमेंट निकालें किसी क्वेश्चन में, तो आप इसको आसानी से रख सकते हैं। अब यार तुमसे मास्टर पूछता है कि यार
दो चार्जर दे रखे हैं। तो पहला है 5 माइक्रोकुलाम का, दूसरा है -5 माइक्रोकुलाम का। आर प्लेस्ड इन 1 मिलीमीटर अपार्ट, 1 मिलीमीटर की दूरी बना के रख दिए गए हैं। सेपरेशन से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख दी गई है, समझे? सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 है, याद आ गई। और कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट दी डाइपोल मोमेंट। तो भाई तुम जानते हो तुम्हें डाइपोल मोमेंट का जो कि पी से, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, जिसकी यूनिट कूलम मीटर है। तो तुम जानते हो एक चार्ज, जो कि ये चार्ज है 5 माइक्रोकुलाम का, इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे मैंने कूलम मीटर में कराया तो तुम्हें, इसलिए मैंने 10⁻⁻⁶ कूलम में बदल दिया, और मीटर मल्टीप्लाई 1 × 10⁻⁻³ मीटर में आ गया। तो उसके बाद आपका, जैसे कि ये 10⁻³ हो गया, अब आप जानते हैं 5 × 10⁻⁹ हो जाएगा, कूलम मीटर में आ जाएगा। अब आ जाता है तुम्हारा डाइपोल ओरिएंटेशन, जिसमें हम समझेंगे डाइपोल आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो कैसा ओरिएंटेशन हो सकता है उसमें, स्टेबल अनस्टेबल ओरिएंटेशन समझेंगे। और साथ ही साथ अगर हमने इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी जानेंगे। तो चलो जल्दी से। तो यार मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना रखे हैं। ये एक्चुअली में ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी बनाए तो डंडी मत खींचिए, एरो भी लगाइए। उसके बाद जो हमें समझना है वो है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है यहाँ पर। तो स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल एकदम आसानी से समझ जाएंगे। यार देखो, डाइपोल हमें रखना है, अभी हम इसके अलाइन मतलब इसी लाइन में हम डाइपोल रखेंगे और उसका ओरिएंटेशन समझेंगे। तो यार मैंने एक डाइपोल रख दिया, आप इसे समझिएगा, ये एक डाइपोल रख दिया हमने। सिमिलर डाइपोल हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन अभी हमने पोलैरिटी नहीं बताई है आपकी। अब आप देखिए, अभी पहले मैंने कहा यहाँ स्टेबल लिख रखा है मैंने, यहाँ पे अनस्टेबल लिख रखा है मैंने। अब देखिए, बात यह है कि चार्जेस का केवल फर्क होता है और डाइपोल की डायरेक्शन का केवल फर्क होता है। ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड है, ये भी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड है। अब यार देखो, आप ये जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बता देता हूँ, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज हमेशा मोशन करता है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हो और उसके पीछे आपका नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हो, और आपको पहचानने को कह दिया जाए कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो आपको कह देना स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और आपकी जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, जब आप ये इसी अलोंग में रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, जब आपसे कह दें कि माइनस चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखा रहा है डाइपोल की, और पॉजिटिव चार्ज उसके पीछे दिखा रहा है, और तब आपको कह देना, और डाइपोल की डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो आपको कह देना ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सीधे कह देना है, कोई सोचना समझना नहीं है। तो क्योंकि बात ही यही होती है। उसके बाद यार बात आ जाती है कि स्टेबल अनस्टेबल तो आपने समझ लिया। तो देखिए, अभी यहाँ पे आपने नेट फोर्स भी समझना है। इस डाइपोल में जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लगता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी इस डायरेक्शन में लगता है। नेट फोर्स आपका डाइपोल में लगने वाला नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसमें डाइपोल की डायरेक्शन में होगा। यानी आप कह सकते हो कि डाइपोल की डायरेक्शन में ही आपका नेट फोर्स लग रहा है दोनों केसेस में। तो आपने ये भी समझ लिया। अभी आपको मुझे ये भी बताना है कि अगर मैंने इसी डाइपोल को अगर अनस्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो यार नेट फोर्स यूनिफॉर्म नहीं लगेगा, नेट फोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा उसका, और इसका जो मोशन है ये जरूरी नहीं है अलोंग ही रहे। नेट फोर्स अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल किसी भी तरीके का मोशन कर सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर रह रही है, वो ये है कि यार बहुत सारी किताबों में इस इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे ये स्टेबल के आगे इक्विलिब्रियम भी आप ऐड कर लीजिएगा, कई सारी किताबों में यहाँ पर एंटी पैरेलल और पैरेलल का नाम दिया है। तो यार अनस्टेबल को आप एंटी पैरेलल भी कह सकते हो और स्टेबल को आप पैरेलल भी कह सकते हो। अब हमें समझना है टॉर्क। क्या समझना है? टॉर्क समझेंगे अब। तो यार मैंने फिर से एक डायग्राम बना रखा है, तो अब हम टॉर्क समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? टॉर्क जो लग रहा है डाइपोल पे, टॉर्क समझने वाले हैं। तो यार देखो, हमने एक डाइपोल रख रखा है यहाँ पर, ये एक ओरिएंटेड है, किसी एंगल थीटा पर है, आप ये मान सकते हो, ये एंगल थीटा है, आप ये भी मान सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल आपका थीटा बना रहा है, ये आप मान सकते हो। अब यार अब चार्जेस को पोलैरिटी भी दे देते हैं, एक चार्ज हम यहाँ +Q मान लेते हैं, एक चार्ज यहाँ -Q मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये दिखा रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे आप यार QE से दिखाते हो, जो फोर्स लगता है उसे आप QE से दिखाते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो फोर्स लगता है आप उसको क्या दिखाते हो? -QE से दिखाते हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी माइनस है। ठीक है, -QE फोर्स लगता है। अब यार ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, पहले तो बात इक्वल है। उसके बाद यार ये फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, तो यार यहाँ पे एक टॉर्क के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है कभी कभार, स्पेशल केसेस में, वो होता है यार कपल मतलब आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो कपल।
तो कपल ऑफ टॉर्क हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कपल ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला क्लास 11th में कक्षा 11 में आपने पढ़ा रखा है कि वो आप टॉर्क इज इक्वल टू आपका वेक्टर एफ, या सॉरी आप वेक्टर, वैसे टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है, और टाउ का जो हम कपल के लिए आप जो स्पेशली यूज करते हैं वो आपका फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ आइदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे ये है, दोनों फोर्स की एक्शन लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब ये क्या होगी, अगर मैं आपकी टॉर्क की जो लेंथ मान लेता हूँ डी, अगर आपकी टॉर्क की लेंथ मान लेता हूँ डी, तो आपका ये क्या होगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, तो यार डी साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, डी साइन थीटा हो जाएगा। तो आप यार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ इक्वल टू, यहाँ पे मुझे एफ की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो एफ की वैल्यू रखना पड़ेगा, एफ की वैल्यू आपकी क्यू ई, जैसे कि मैंने यहाँ बताया एफ क्यू ई हो गई, ये डी हो गई, ये साइन थीटा हो गया। अब आप देख सकते हो क्यू और डी का प्रोडक्ट आपने शुरुआत में भी यहाँ पढ़ ही रखा है, क्या कहते हैं उसको, पी से डिनोट करते हैं, तो उसको पी से डिनोट करवा देते हैं, तो टाउ हो जाएगा पी फिर ई फिर साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का समय आ चुका है, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है क्रॉस वेक्टर ई, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है टाउ। अब हमने ये टाउ के एक्सप्रेशन तो निकाल लिए, टाउ हमने निकाल लिया, लेकिन अब आप ये सोचो कि इस डाइपोल जो रखा हुआ है आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वहीं से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि आपका थीटा मैक्सिमम कब होगा, यानी मतलब इन द सेंस कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उसकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो। फिलहाल इस केस में हम देखते हैं 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू, एक्चुअली में थीटा की वैल्यू बता रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होनी चाहिए, तो तब आपका ये टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम तब होगा जब ये इस तरह के केसेस में हो और इस तरह के केसेस में हो। ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी इस केस में देखते हैं तो आपका थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है और माइनस थीटा यहाँ पे, अगर सेंटर पॉइंट आप यहाँ पे मान लो तो थीटा यहाँ पे 0 है, थीटा यहाँ पे 0 है, तो टाउ साइन 0 रख दिया जाएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0 है। और अगर यहाँ पर इस वाले केस में देखिए इसका सेंटर पॉइंट 0, पॉजिटिव चार्ज इधर है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज घूम के इधर पे इधर आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज घूम के इधर पे पहुंच गया, और थीटा आपका यहाँ पर 180 डिग्री बना दिया, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो बात यह है कि ये भी आपकी जो यहाँ पर मिनिमम टॉर्क लग रहा है, बात ये आई, लेकिन यहाँ पर आपका 180 डिग्री एकदम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पर, ये भी बात आपको सामने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अभी एनर्जी लिखवाऊंगा तो और समझाने की प्रयास करूंगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए आपने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लग रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ठीक है, लेकिन अनस्टेबल अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये केसेस नहीं बनते। ये जो नेट फोर्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये इक्वल अपोजिट नहीं लगते, वहाँ दूसरे फोर्सेज लगते हैं। मान लीजिए ये फोर्स ज्यादा हुआ, ये कम हुआ, तो ये इधर घसीटेगा इधर घसीटेगा, तो उसमें बहुत तरीके के उल्टा सीधा एकदम मूवमेंट होगा, तो वो केस अलग बन जाता है। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, एनसीईआरटी में जो दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है हमें, उसमें रखे हुए डाइपोल की कहानी पढ़नी है। अब यार मास्टर फिर से एक सवाल पूछता है, क्या पूछता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका जो डाइपोल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी 30 डिग्री बनाता हूँ। अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन कूलम, यानी ई की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ई की वैल्यू आपको मिल गई 10 टू द पावर 4 न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आपको जो थीटा की वैल्यू मिल गई वो भी 30 डिग्री मिल गई। आपको क्या कह रहा है, फिर एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर -26, फिर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 9 इंटू 10 टू द पावर -26। थोड़ी राइटिंग गंदी है लेकिन पूरा नहीं मानना प्लीज़। उसके बाद कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दी डाइपोल, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है हमें। तो अब तुम जानते हो, मास्टर से कह दो तुम जानते हो, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, बच्चे को मत सिखाओ। टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। टाउ अब क्या दिया है, 9 इंटू 10 टू द पावर -26 दे रखा है। पी तुम्हें निकालना है जिससे डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 4 दे रखी है। सभी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिट्स में हैं। तो टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था रोटेशनल मोशन में टॉर्क पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था न्यूटन मीटर होती है। उसके बाद आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू क्या आ रखी है, पी की वैल्यू आ रही है आपकी 9 दूनी 18, 18 इंटू 10 टू द पावर -30 और पी की हमने कूलॉम मीटर बताई थी। तो यही है आपका आंसर। तुमने मास्टर को आंसर बताया, मास्टर चिढ़ गया। अब फिर से उसने एक क्वेश्चन पेल दिया। लो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड 1/3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलॉम सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर।
द डाइपोल इज सोशल डिस्टेंसिंग 2 सेंटीमीटर की है और इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁷ न्यूटन कूलॉम, सॉरी नैनो बोल रहा हूँ, न्यूटन पर कूलॉम। द व्हाट मैक्सिमम टॉर्क की बात हो रहा है, थीटा = 90 डिग्री अभी बताया। डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सल्ट ऑन द डाइपोल, तो तुम्हें यहाँ ई फाइंड करना है, क्या फाइंड, नहीं एक मिनट, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। ई रखा है, ई आपको दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलॉम और आपका जो डाइपोल मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है 1/3 × 10⁻⁷ और मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्टेंस जिससे सेपरेशन हो रखा है तो 2 सेंटीमीटर में, तो आपका मीटर में आ गया, ये कूलॉम मीटर में आ गया, तो 2/3 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर, तो ये पी हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो टाउ = PE sin थीटा, PE sin थीटा होता है, तो sin थीटा आपका 1 हो जाएगा। P आपका आपने निकाल ही रखा 2/3 × 10⁻⁷ और उसके बाद PE, तो E आपका 3 × 10⁻⁷, आपका ये तो कट गया। उसके बाद 2 × 10⁻⁻² बचा, ये आपका न्यूटन मीटर में आपकी जो यूनिट होती है, तो 2 × 10⁻, तो 0.02 आपकी न्यूटन मीटर, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क आ गया। अब समय है निकालने का वर्क डन, जिसे आप एनर्जी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो, तो वर्क डन निकालने वाले हम। तो यार मैंने एक डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे, हमने क्या किया, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा था, हमारे पेट पे दर्द हुआ, हमने क्या किया कि हमने उसको थीटा एंगल पे कर दिया, अब मैं कहता हूं कि अगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने थीटा एंगल पे कर दिया कोई बात नहीं, अब मैं कहता हूं अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा भी एंगल चेंज करना है, यानी मुझे थोड़ा सा भी डी थीटा एंगल चेंज करना है, तो मुझे एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो चलो हमने टॉर्क लगा दी, कोई बात नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, क्योंकि थीटा एंगल पे है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है यार PE sin थीटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी थीटा एंगल छोटा सा है तो डी डिफरेंशियल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहता है तुम्हें टॉर्क नहीं निकालना, तुम्हें कहता है कि तुम्हें वर्क निकालना है कि तुम्हें डी थीटा घुमाने पे, तुम्हें डी थीटा जो एंगल है उसको घुमाने में तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा वर्क डन आपको निकालना है, तो मैं कह देता हूँ आप टाउ डी थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका वर्क डन आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने कहा कि फिर ठीक है मैं कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि PE sin थीटा मैंने रख दिया, डी थीटा मैंने निकाल दिया। अब वो कहता है चलो ठीक है तुमने डी थीटा का लिए निकाल दिया। मैंने कहता है पहले यार तुम्हारा डाइपोल थीटा 1 पोजीशन पर था, फिर उसको थीटा 2 पोजीशन में ले जाना है, अब निकालो। तो यार डी थीटा यहाँ पे रखा था, मैंने कहा और वो ओवर स्मार्टनेस दिखाई, मैंने यहाँ रख दिया। मैंने कह दिया चलो अब इतना ही, अब कुछ कह रहा है तो मैं अब कुछ नहीं कहता हूँ, अब मैं सीधे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे PE हमने बाहर ले रखी है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है, या थीटा 1 हो जाता है, यहाँ थीटा 2 हो जाता है। अब क्या करता हूँ, जो PE है अब ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ, PE रख लेता हूँ। अब आप कह देता हूँ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 रख दिया मैंने, बताओ मैंने रख दिया। अब देखो बात आई, ये वर्क डन है, आप इसको कह सकते हो एनर्जी स्टोर्ड भी कह सकते हो, मैं तो कह सकता हूँ भाई। अब आगे बात आ जाती है यार, जब थीटा 1 है थीटा 2 है। अब कुछ लोग कुछ किताबों में कुछ बातें जरूर दी रहती हैं, कहता है कि अगर वो जो ये थीटा अगर ये 90 डिग्री पे रहा हो पहले, यानी इसका शुरुआत में 90 डिग्री पे रहा हो, इसका मतलब ये थीटा 1 आपका 90 डिग्री है, और फिर इसको किसी भी एंगल पे रख दिया गया, यानी किसी भी थीटा एंगल पे रख दिया, तो बताओ इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बुद्धिमानी लगाई, PE ऐसे लिखा था। अब ये 90 डिग्री थीटा 1 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दूंगा, तो ये हो जाएगा टर्म 0, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा। ये कुछ किताबों में दिया रहता है और बोर्ड्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनर्जी निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगा दिया जाता है, कोई बात नहीं। अब वो कहता है चतुर्व्यक्ति की हमारा शुरुआत में एंगल 0 डिग्री था, अब तुम्हारा जो थीटा 2 है वो कोई भी एंगल थीटा है। तो उसने चतुर्व्यक्ति ने फिर बुद्धि लगा दी हमें फंसाने के लिए, कोई बात नहीं, वो चतुर्व्यक्ति मास्टर ही है, तो ठीक है। उसमें मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा फिर से मैंने वर्क डन निकालने की कोशिश की, मैंने किया PE थीटा 1 आपका 0 डिग्री था तो माइनस में 1 आ गया, और थीटा 2 आपका कॉस थीटा था तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा। ठीक है, मास्टर ने कहा चलो ठीक है तुम होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिख सकता हूँ, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यार वर्क डन आ गया, या इसको एनर्जी स्टोर भी कह सकते हो। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया।